तो मैं अंकित फिर से आप लोग के लिए क्षमा चाहूँगा 2-3 दिन में आप लोग के लिए आधुनिक भारत का सीरीज़ नहीं लेके आ पाया था, तबीयत ख़राब होने के कारण। फिर से मैं लेकर चलता हूँ। तो अब तक जो आप देखेंगे, मैंने आपको सिख राज के बारे में बढ़ाया था कि सिखों में मैंने आपके 10 गुरु जो थे, गुरु नानक देव ने सिख समुदाय का जो है एक तरह से स्थापना किया था। और वहाँ से मैंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, उन्होंने सिख की जो जो पद था उसको, मतलब कि जो गुरु की जो पद था उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो गुरु नानक जी का जो ग्रंथ था उसी को गुरु मान लिया गया था। उसके बाद जो है उनके बाद तेग बहादुर आते हैं और जो आगे लेकर चलते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि जो सिख राज्य है वो पंजाब, मतलब जो पंजाब के अंतर्गत जो उस समय एक राजा आप देखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह। अब देखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह के अंतर्गत किस तरह से सिख राज अपने उत्कर्ष और उद्भव के ऊपर बढ़ता है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपके जो जैसे देखेंगे कि आपने देखा हो कि जैसे सिख राज ख़त्म होता है तो वो आपके मिसल्स में, मिसल्स का मतलब होता है स्टेट। देखिए मिसल्स है तो मिसल्स मतलब कि 17 मिसल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, 17 राज्यों में एक तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी में से इनका भी एक मिसल्स था। तो देखेंगे रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1780 को हुआ था। तो बच्चों ये सब याद रखें आप, जिस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस जहाँ, और याद रखें बहुत सारे जगह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए अब तक, तो इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रंजीत सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो रंजीत सिंह का जन्म जो है वो आपका गांव जो था गुजरेवाला में हुआ था। और वो सुकर चकिया मिशल्स के क्या थे, बिलोंग करते थे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह वो किस मिसल से बिलोंग करते थे। तो सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो था 13 नवंबर 1780 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरावाला में हुआ था। ठीक है, अब जो इनके पिताजी जो थे, यही पिताजी महासिंह थे। इसी महासिंह ने क्या किया था, ये हेड थे सुकर चकिया मिशल्स के हेड कौन थे? महासिंह थे। अब इनके जो डेथ के बाद है तो देख सकते हैं एक प्रतिशासन परिषद का स्थापना किया गया। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से राजा रंजीत सिंह के पिताजी की मृत्यु होती है तो रंजीत सिंह काफ़ी छोटे थे। आप देखेंगे देश में अपने जितने भी महान शासक हुए हैं एक तरह से, तो काफ़ी उम्र में ही उनके पिताजी चले गए। जैसे कि महान शासक के तौर पे देखिए, हम यहाँ पर मुसलमानों को भी ले, माने कि मुस्लिम साम्राज्य का भी ले सकते हैं। आप बाबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अकबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप महाराजा रंजीत सिंह का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये जितने भी राजा हुए हैं इनके जो एक तरह से देख सकते हैं तो इनके पिताजी की जो डेथ है काफ़ी शुरू में हो गया था। तो इनके डेथ के बाद जो है तो एक प्रतिशासन परिषद का स्थापना किया गया। इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ रिग्रेसी, जो कि 1792 से लेकर 1797, मतलब जो ये काउंसिल बनाया गया था ये 1792 से लेकर 1797 में जो है बच्चों ये बागडोर संभाली थी। अब इसमें इस काउंसिल में कौन कौन शामिल थे? तो इस काउंसिल में देखिए राजकौर जो कि एक माता थी इनकी, सदा कौर और एक दीवान लखपत राय थे। ये 3 लोग जो थे एक तरह से पंजाब का क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे 1797 में जो है स्वयं के हाथों में रंजीत सिंह बागडोर ले लेते। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रंजीत सिंह किस ईयर में बागडोर, पंजाब का बागडोर अपने हाथों में लेते हैं? तो 1797 में। ठीक है, अब रंजीत सिंह जो है एक याद रखेंगे आप, रूथलेस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का तो आप जब मध्यकालीन भारत पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ब्लड एंड आयरन का मीन्स आयरन और ब्लड के कह सकते हैं कि मतलब रक्त और खून की जो नीति है किसने अपनाया था, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर देख रहे हैं तो। उसके साथ ही साथ क्या है कि 1799 में जमान शाह जो अफगान नेता थे उसने रंजीत शाह को लाहौर का शासन स्वीकार किया। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है कि जब जमान शाह जब युद्ध करने के लिए आया था तो लाहौर के निकट जो नदी थी उसमें इनका क्या था, तोप फंस गया था। तो ऐसे में ये युद्ध नहीं कर पाए, ये वापस रिटर्न हो गए। तो जो रंजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया, इनको आश्वासन दिया कि आप वापस जाइए, मैं आपके तोपों को इस दलदल से निकलवा करके आपके राज्य में मैं भिजवा दूंगा। और इससे प्रसन्न होकर जो जमान शाह थे, जो अफगान नेता, उन्होंने क्या किया कि जो लाहौर का जो शासक था, शासन के तौर पे रंजीत सिंह को स्वीकार कर लिया कि हाँ आप ही यहाँ के शासक है। साथ ही साथ इन्होंने
देखेंगे तो रंजीत सिंह का लाहौर पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो देखिए कितने अच्छे टेक्निक से, कूटनीति से इन्होंने किया था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो यही अफगान जमान शाह जो थे जिसने राजा की उपाधि दिया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि किस शासक ने दिया था, तो आप याद रखेंगे अफगान शासक जमान शाह ने दिया था। ठीक है, अब अफगान शासन जमान शाह क्यों दिया था, तो मैंने कहानी बता दिया कि जब ये लाहौर पे आक्रमण किए थे, तो लाहौर पे जब इस समय ये आक्रमण किए थे तो इनका एक तोप जो था वो दलदल में फंस गया था, जिसको आश्वासन दिए थे रंजीत सिंह कि आप जाइए, मैं आपको वापस आपके अफगान में भिजवा दूंगा। जिससे प्रसन्न होकर जो जमान शाह थे वो रंजीत सिंह की स्वीकार, जो आधिपत्य है वो स्वीकार कर लेते लाहौर पे। साथ ही साथ उनको जो है राजा की उपाधि देते हैं। अब देखिए, अब रंजीत सिंह जी एक्वायर्ड जम्मू एंड कश्मीर ये 1805 में, और इनको टो कैपिटल बनाए गए। आप याद रखेंगे रंजीत सिंह के दो कैपिटल थे, एक था पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब तो राजनीतिक। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजनीतिक राजधानी कहाँ थी रंजीत सिंह की, तो वो लाहौर में थी। जबकि आपसे रिलीजियस पूछा जाए तो अमृतसर में थी। अब देखिए आपको याद करने के लिए रिलीजियस मतलब जितने भी सिख गुरु के मेन हैं, पूजा की जाती है हरमिंदर साहब की, तो वो आप देखेंगे कहाँ पे हैं, वो अमृतसर में है। तो आप याद रखिए अमृतसर का मतलब गुरु जी से। ठीक है, तो हमेशा रिलीजियस कैपिटल कहाँ इनका है, तो अमृतसर है, और लाहौर जो है इनका पॉलिटिकल है। ठीक है, अब देखिए रंजीत सिंह एंड इंग्लिश। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मैं एक एनालिटिकल चीज़ें लिखा हूँ, एनालिटिकल चीज़ें ये लिखा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए एक आगे होता है 1809 के करीब में अमृतसर की ट्रीटी, क्या अमृतसर की ट्रीटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस तरह से कि अमृतसर के ट्रीटी के पीछे का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। ठीक है, अब ये तो नहीं है, तो मुख्य कारण क्या था, तो आप देखेंगे कि जो ज्वाइंट फ्रांस एंड रसिया जो है उनकी, मतलब जो फ्रांस और रसिया, देखिए फ्रांस जो थे ये एक तरह से ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, तो फ्रांस का प्लस रसिया का एक ज्वाइंट रिलेशन हो चुका था। ठीक है, और इनको डर था कि लैंड रूट से हो ना हो ये भारत पे आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को मतलब एक नीति बनाया कि हम बेस्ट सेट, जो हमेशा याद रखेंगे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो है, जहाँ से आपके इस क्षेत्र से जो है हमेशा आक्रमण हुए, तो इस क्षेत्र में जो है रंजीत सिंह का वर्चस्व था। तो ऐसे में जो ब्रिटिशर्स थे वो चाह रहे थे कि जो लैंड रूट है एक तरह से वो एक ऐसा मित्र चाहिए जो उसे भारत में संरक्षण दे सके। तो ऐसे में जो मित्र थे वो रंजीत सिंह थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रंजीत सिंह के साथ अमृतसर के ट्रीटी के मुख्य कारण क्या था करने का, तो आप बच्चों याद रखेंगे ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पीसीएस में काफ़ी रेयर अगर क्वेश्चन हार्ड बना तो आप याद रखेंगे कि जो रसिया और फ्रांस की गहरी दोस्ती, जिससे लैंड रूट के माध्यम से आक्रमण होने का अंदेशा था, जिस कारण से उन्होंने लाहौर की ट्रीटी किया था। अब लाहौर की ट्रीटी के लिए उस समय आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी अमृतसर की ट्रीटी, तो उस समय पूछा जा सकता है कि उस समय के वायसराय कौन थे या गवर्नर कौन था, आप याद रखें। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये उस समय गवर्नर ही थे, गवर्नर और बंगाल कहा जाता था, गवर्नर जनरल बंगाल तो फिर 1833 में ही चेंज हुए हैं। तो आप याद रखें गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे, और लॉर्ड मिंटो ने अपना दूत बना के भेजा था किसको, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। देखिए यही है जिसको कहा जाता है पत्रकार के क्या प्रेषक भी कहा जाता है, मतलब एक तरह से इनको। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे इनको दूत बना के भेजा था रंजीत सिंह के पास। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतसर की ट्रीटी के लिए लॉर्ड मिंटो ने किसे दूत बनाकर रंजीत सिंह के पास भेजा था, तो बच्चों याद रखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, अब देखिए ये ट्रीटी होती कब है, तो इस ट्रीटी को याद रखेंगे 1809 में अमृतसर की संधि संपन्न हुई। और इस संधि में देखिए इन्होंने क्या किया गया है, तो इस संधि में कहा गया था, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संधि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीपीएससी ने अपने फॉर्मेट में चेंज किया है, जिस हिसाब से यूपीपीसीएस चेंज कर रही है फॉर्मेट, और यूपीएससी तो आपको पता ही है कि आपके पूरे की पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए होगा और एनालिटिकल। तो देखिए इन्होंने सतलुज नदी जो है वो रंजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है अमृतसर की ट्रीटी के बारे में सही है, और आपसे क्वेश्चन दे देगा कि जो सतलुज नदी की उत्तरी सीमा को रंजीत सिंह का राज्य मान लिया गया, नहीं दक्षिणी सीमा को। ठीक है, तो जो सतलज नदी है उसके दक्षिणी सीमा तक को रंजीत सिंह का राज्य मान लिया गया। ठीक है, सतलज के दक्षिण पूर्व की ओर और सिख राज अंग्रेजों की
संगठन माने गए। तो आप याद रखेंगे, देखिए दक्षिण पूर्व और सिख राज्य को अंग्रेजों का संगठन माना गया। इस जैसे आप देख सकते हैं, तो ये कहा गया जो दक्षिणी क्षेत्र है सतलज का, ये रंजीत सिंह का हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व और सिख राज्य अंग्रेजों का संगठन मान लिए गए इस क्षेत्र को, ठीक है। लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी गई, मतलब जो लुधियाना आपका है आज के समय पंजाब में ही, तो वहाँ पे इसको रखा गया, कहाँ पे, आपके ब्रिटिशर्स के सेना को। साथ ही साथ अंग्रेज ने सतलुज के उत्तरी ओर हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, मतलब जो सतलुज नदी है उसको उत्तरी ओर जो है हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और रंजीत सिंह ने पूर्व के राज्यों के हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि इस ट्रीटी में 5 मुख्य बातें हुई। पहला हुआ था कि सतलज के जो दक्षिणी साउथ रीजन्स है उसको हम रंजीत सिंह का क्या मान लेंगे, सीमा मान लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रखेंगे दक्षिणी पूर्व सीमा जो किसकी हो जाएगी, रंजीत सिंह की। थर्ड देखेंगे जो लुधियाना में अंग्रेजों ने अपनी क्या रखी थी, सेना रखी थी। चौथा आप ये देखेंगे कि आश्वासन दिया था अंग्रेजों ने कि हम उत्तरी सीमा जो है रंजीत सिंह, उसको हम कभी उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही रंजीत सिंह ने वादा किया कि हम पूर्व की ओर भी कभी आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये ट्रीटी कब हुई थी, तो 1809 में हुई थी। और क्यों हुई थी, इसके पीछे मोटिव आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि फ्रांस और रसिया का दोस्ती हो चुका था, और ऐसे में लैंड रूट मतलब स्थल मार्ग से आक्रमण का संदेह हो रहा था, तो ऐसे में इन्होंने अपना एक प्रोटेक्शन किया। देखिए 1818 में मुल्तान दुर्ग पे कब्जा कर लिए, किसने किया था, रंजीत सिंह ने। और सेनापति कौन थे, खड़क सिंह और दीवान चंद्र, आप याद रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसके नेतृत्व में रंजीत सिंह ने मुल्तान दुर्ग पर कब्जा किया था, और 1818 में किया था, तो खड़क सिंह और दीवान चंद्र थे, ठीक है। उसके साथ ही है कि 1838 में ऑकलैंड और शाह शुजा जो अफगान अमीर थे और रंजीत सिंह के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो ऑकलैंड जो ब्रिटिशर्स थे, शाह शुजा जो अफगान के अमीर थे, और रंजीत सिंह। और ये यही शाह शुजा है जिसने कोहिनूर हीरा दिया था, ठीक है, रंजीत सिंह को, आप ये याद रखें। कारण क्या था, तो कारण सेम थे कि अफगान के शासक जो दोस्त मोहम्मद थे वो रसिया के क्या थे, मित्र थे। तो ऐसे में रसिया और अफगानिस्तान प्लस फ्रांस की दोस्ती कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को एक उतावलापन, अंदर से बेचैनी दे रहा था। उस बेचैनी को खत्म करने के लिए इन्होंने फिर से त्रिपक्षीय संधि का क्या किया था, अपना साइन किया था। उसके बाद क्या है कि 1891 में देखेंगे 1831 में महाराजा रंजीत सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सम्मुख सिंध के अमीरों से संधि कर ली। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिंध के साथ रंजीत सिंह ने और विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर कब साइन किया था, तो 1831 में। देखिए एक्चुअली में रंजीत सिंह को कोई फायदा नहीं था, रंजीत सिंह अंग्रेजों को प्रसन्न करना चाह रहे थे, ठीक है, कि अंग्रेज हमसे क्या हो, प्रसन्न हो, हमारे राज्य पे कभी आक्रमण न करे। और दूसरा अंग्रेज भी एक ऐसा साथी खोज रहा था जो स्थल मार्ग से जो आक्रमण काफी हो रहे थे उसको रोका जा सके पश्चिम की ओर से, और वो भी किससे, फ्रांस और रसिया से, ठीक है। और अफगानिस्तान देख सकते हैं जो दोस्त मोहम्मद थे वो इनके दोस्त हो चुके थे। तो ऐसे में जो खतरा इनको सामने नजर आ रहा था, तो ऐसे में अंग्रेज संधि मतलब कूटनीति के माध्यम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए महाराजा की जो संधि सिंध विजय की आकांक्षा का अंत रोपर की संधि के द्वारा हुआ। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रोपर की संधि जो है उस किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप याद रखेंगे महाराजा रंजीत सिंह और दूसरा सिंध प्रांत के साथ हुआ था, ठीक है बच्चों, इस सब पे आप ध्यान रखें। फिर 1838 में आपका सिंध में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रख दिया गया। 1840 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु से सिखों की सिंध विजय की आकांक्षा पे क्या हुआ, तुषारापात हुआ। मतलब एक तरह से जो महत्वाकांक्षा थी वो टूट गया, सपना जो था वो टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। अब आगे हम देखेंगे रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच का रिलेशन, कि रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में क्या रिलेशन था। तो अब याद रखिए, देखिए रंजीत सिंह ने हमेशा ही एक दोस्ताना मतलब दोस्ती का जो फर्ज होता है वो निभाया था अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने कभी नहीं निभाया था। हम देखेंगे आगे। देखिए रंजीत सिंह ने सर्वदा अंग्रेजों के अच्छे संबंध रखे, ठीक है। 1809 में अमृतसर ट्रीटी किया। अब क्यों किया आपको याद ही होगा,
क्योंकि ये फ्रांस और रसिया से बचना चाह रहे थे। दूसरा, इस ट्रीटी में मुख्यतः 5 बातें कही गई थी कि सतलुज की जो दक्षिणी सीमा है रंजीत सिंह की होगी, दक्षिण पूर्व सीमा भी हम रंजीत सिंह का मान लेंगे, लुधियाना में आपको मेरा एक सेना रखना पड़ेगा, अंग्रेजों ने कहा। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपके उत्तर में दखल नहीं दूंगा, आप मेरे पूरब की ओर दखल न दे। इन 5 बातों को रखा गया था अमृतसर में की ट्रीटी में। साथ ही साथ 1814-16 में देखेंगे जब आंग्ला नेपाल युद्ध होता है और आंग्ला बर्मा युद्ध होता है, तो ऐसे में अंग्रेज सरकार को कठिनाइयाँ हो सकती थी। अगर रंजीत सिंह चाहते तो रिटेलिएशन करके या षड्यंत्र रच करके अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते थे, लेकिन रंजीत सिंह ने जो वादा किया था उसको निभाया और उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। आप देख सकते हैं इवन नेपाल के जो शासक है वो रंजीत सिंह से मदद मांगने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, रंजीत सिंह ने नेपाल के शासक को मदद करने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं मैं अपने दोस्त को वादा कर चुका हूं इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। इवन आप देख सकते हैं कि जो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था उस समय नागपुर के भोसले को सहायता मांगने आए परंतु उसे भी इनकार कर दिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपके जो रंजीत सिंह हैं वो हमेशा अंग्रेजों के साथ एक दोस्ताना बिहेव रखे। और साथ ही साथ जो भरतपुर है, भरतपुर के सहायता प्रदान नहीं किया था 1825 में। मतलब आप देखें मराठाओं ने, नेपाल ने, भरतपुर के जाट ने, सब ने मदद मांगी रंजीत सिंह से, लेकिन ये पहले ही 1809 में एक ट्रीटी जो था अमृतसर का वो वादा कर दिया था, जिस कारण से उन्होंने क्या किया, किसी का हेल्प नहीं किया, सिर्फ अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ने रंजीत सिंह के प्रति मित्रता का भाव कभी नहीं रखे। देखिए अंग्रेज हमेशा एक बेनिफिट देखते थे कि हमारे साथ किसका बेनिफिट होगा उसी के साथ मैं जाऊंगा, वो दोस्ती नहीं देखते थे, वो हमेशा ऑलवेज। तो देखिए रंजीत सिंह ने हमेशा दिल से सोचा, दिल से मतलब होता है दोस्ती निभाया, ठीक है। और जो अंग्रेज है वो हमेशा माइंड से, माइंड का मतलब कैपिटलिस्ट माइंड, वो हमेशा ये देखे कि जहां मेरा ज़्यादा फायदा होगा मैं उसी तरफ मतलब मेरा झुकाव होगा। तो अंग्रेज देखिए कि देख सकते हैं कि 1826 में एक बहावी जाति थी जिसने रंजीत सिंह के विरुद्ध एक धर्म युद्ध जिहाद का घोषणा किया और जिसकी तैयारी जो है वो ब्रिटिश सीमाओं में हुआ था। आप देखिए मतलब एक बंदा जो एंग्लो नेपाल होता है, एंग्लो बर्मा होता है, मराठा के साथ युद्ध हो रहा है, भरतपुर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इस सब का इन्होंने मदद नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मेरा दोस्त है, प्रसन्न करने में। लेकिन इस अंग्रेज को देखिए किसने क्या किया, धर्म युद्ध, जो बहावी जाति लड़ रही थी उसको संरक्षण दिया अपने राज्य में, उसको ट्रेनिंग दिया और बोला जाओ रंजीत सिंह के खिलाफ क्या करना है, आपको युद्ध करना है। आप देख सकते हैं उसके बाद अब क्या है, रंजीत सिंह ने शिकारपुर पर अधिकार करने से रोक दिया गया। साथ ही साथ 1838 में अंग्रेज शाह सुजा और रंजीत सिंह के बीच में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी वो अंग्रेजों का हित था और रंजीत सिंह सिर्फ अंग्रेजों को प्रसन्न करना चाहते थे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि रंजीत सिंह और अंग्रेजों में क्या संबंध था। तो ऐसे में मेंस में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप मेंस पे भी क्वेश्चन ध्यान रखें कि अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच का संबंध बताया। जिस हिसाब से बीपीएससी ने अपने सिलेबस में चेंज किया है तो सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं अब बन सकती है, ठीक है। रंजीत सिंह का प्रशासन देखें तो राज्य की संपूर्ण शक्तियां जो है केंद्र में थी। देखिए अब मैं प्रशासन की बात करता हूं तो प्रशासन में हमेशा याद रखें केंद्र होता है, केंद्र के बाद राज्य होते हैं, राज्य के बाद हमेशा डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है, जिला के बाद गांव होता है, लेकिन उसके नाम क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं। ठीक उसी तरह से इनके शासनकाल में भी था। तो रंजीत सिंह के शासनकाल में जो मेन हेड थे वो स्वयं राजा थे, केंद्र सरकार होती थी और उस केंद्र का हेड कौन होता था, राजा होते थे, रंजीत सिंह स्वयं होते थे, ठीक है। वास्तविकता में देखें तो एक उदार निरंकुश शासक थे। मतलब देखिए निरंकुश का मतलब होता है एक तरह से तानाशाह टाइप का, लेकिन उदार मतलब थोड़ा कोई इंसान इमोशंस हो गया, रो दिया तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को बोला गया उदार निरंकुश, ठीक है। और वो अपने आप को सिख राष्ट्रमंडल अथवा खालसा का सेवक मानते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन अपने आप को खालसा का सेवक मानता था, तो रंजीत सिंह। इसलिए रंजीत सिंह जो है अपने सरकार का नाम ही रखा था सरकार खालसा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास में कौन ऐसे शासक थे जो अपने केंद्र सरकार को सरकार खालसा के नाम से पुकारते थे, तो उनका नाम था रंजीत सिंह। उसके बाद आप देखेंगे कि महाराजा ने केंद्रीय शासन का संचालन जो है 5 मंत्रियों को नियुक्त किया था, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख वजीर होते थे और वजीर उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे था। और जो रंजीत सिंह के जो मुख्यमंत्री थे वो ध्यान सिंह थे, ठीक है, याद रखें। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रधान, जो आपके राजा के बाद जो प्रधान होते थे वो वजीर होते थे, और वजीर कौन होते थे उस समय के, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है। और जो रंजीत सिंह के जो मुख्यमंत्री थे वो ध्यान सिंह थे,
ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे वैदेशिक मतलब विदेश मंत्री, ठीक है, तो वो फ़कीर अजीजुद्दीन थे उस समय। भगवान दास और दीनानाथ जो थे वो दोनों वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। कुछ देखिए कुछ 12 ऐसे प्रमुख विभाग थे, लेकिन कुछ 4 ऐसे प्रमुख विभाग हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए दफ्तर अबाब उल मल, ये भू राजस्व आय के स्रोतों का विवरण था, ठीक है। फिर दफ्तर तोहजीत, यह राज्य परिवार के व्यय और अन्य व्यवस्थाओं को देखता था, मतलब जो राज्य परिवार में क्या खर्च हो रहा है, क्या खर्च नहीं हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सारी चीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी दे रहा था तो दफ्तर तोहजीत दिया जा रहा था, ठीक है। दफ्तर महावाजात, दफ्तर महावाजात क्या, सभी कर्मचारी के वेतन और विवरण से रिलेटेड था। दफ्तर रोज मावा मतलब जो राजा के प्रतिदिन के खर्चों के बारे में था, इसलिए रोजनामा इसको रखा गया है। आप देखिए प्रांतीय शासन के बारे में हम चलेंगे, तो प्रांतीय शासन को देखेंगे तो रंजीत सिंह ने अपने प्रांत को 5 भागों में विभाजित कर रखा था। एक लाहौर, ठीक है, दूसरा सुल्तान, तीसरा कश्मीर, चौथा आपके 4 में थे पेशावर। तो इन्होंने 4 भागों में अपने प्रांत को, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रंजीत सिंह ने अपने प्रांत को कितने भागों में विभाजित कर रखा था, तो 4। वो 4 का नाम क्या है बच्चों, लाहौर, सुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ठीक है। उसके बाद जब सूबा के देखेंगे तो सूबा के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसको नजीम बोलते थे, ठीक है। और सूबा के बाद जो होता था प्रांगण, प्रांगण को हम लोग जिला कहते थे, जिला में बटे थे, और जिला का जो मुख्य होता था उसको कहते थे करदार। और ये करदार जो है अभी के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर, और ये जो आपका सेक्रेटरी के लेवल के बराबर होते हैं नाजिम, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तालुके में थे, तहसील में, तो तहसील के जो मेन हेड था वो था तालुकदार, जिसको हम एसडीएम कह सकते हैं आज के समय में, ठीक है। और फिर तालुका को जो है गांव में विभाजित कर दिया गया था या मौजे में, जिसका जो हेड होता था वो ग्राम पंचायत होता था, ठीक है। तो बच्चों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशासनिक विभाजन, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि करेक्ट सीक्वेंस सजाइए प्रशासनिक विभाजन रंजीत सिंह का। तो पहले तो केंद्र है, याद रखें, केंद्र के बाद क्या है आपका सूबा है, सूबा मतलब प्रांत हो गया। उसके बाद क्या है, प्रांगणे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तालुका है या तहसील कह सकते हैं। उसके बाद क्या, तो मौजे दिया होगा, ठीक है, मौजे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट के माध्यम से बनाकर दे दिया है। आप देख सकते हैं, नोट्स बनाना हो तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब भू राजस्व व्यवस्था को हम देखेंगे, तो भू राजस्व व्यवस्था में 2/3 वार्षिक आय कृषि से आती थी, मतलब जो 2/3 जो था इनका आय वो कहाँ से आता था, कृषि से। कहाँ से, कृषि से, आप याद रखेंगे। तो इनका जो मुख्य स्रोत था आय का वो क्या था, कृषि। उसके बाद भूमि कर राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत था, जो कि 33 से 40%, 33 to 40% जो है कृषि से ही इनका मुख्य आय होता था। बटाई प्रथा 1827 तक चला। फिर कुछ क्षेत्रों में कनकुट व्यवस्था को लागू किया गया। ये कनकुट व्यवस्था क्या था कि कर वसूली उपज के आधार पर बनाकर नकद ली जाती थी, मतलब नकद लेने की जो व्यवस्था थी कर पे, उसी को कनकुट कहा गया। फिर आय के 2 अन्य साधन थे, सीमा शुल्क और आबकारी कर, और जागीरों से भी राज्य की आमदनी होती थी। तो देखिए ये आपके हो गए प्रशासनिक के तौर पे कि जो उनका राजस्व नीति था वो राजस्व नीति क्या था, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं, जो कि आपसे पूछा जाएगा। मुख्य स्रोत क्या था, तो कृषि था 2/3 और 33 to 40%। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सैन्य प्रशासन में पूछा जाएगा। तो देखिए इन्होंने सैन्य प्रशासन पर बहुत अधिक ध्यान दिया था रंजीत सिंह ने, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था का इन्होंने व्यवस्था किया था। जब आप इनका देखेंगे तो इन्होंने अपने सेना को 2 भागों में बांट रखा था, एक था फौज आम और एक था फौज खास, ठीक है। फौज आम का मतलब सिंपली आम समझिए, एक आम आदमी के द्वारा, तो इसमें पैदल, घुड़सवार और तोपखाना जो थे वो फौज आम के अंतर्गत था। लेकिन फौज खास का मतलब क्या, कोई विदेशी रेजिमेंट होगा, कोई विदेशी के माध्यम से चलाया जा रहा हो, तो जी हाँ बिल्कुल 1822 में बनाया गया था। और इसको बनाने वाले कौन कौन थे, तो जनरल बेंतूरा थे, जनरल एलॉट थे, जनरल कोट थे और जनरल गार्डनर थे। तो आप याद रखेंगे जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि रंजीत सिंह की फौज खास की स्थापना कब हुई थी, तो 1822 में हुआ था, और किन किन लोगों ने मिलकर किया था, तो जनरल बेंतूरा, जनरल एलॉट, जनरल कोट और जनरल गार्डनर ने किया था। अब इसमें क्या था, तो इसमें 4 पैदल सैनिकों के बटालियन रखे गए थे, 2 घुड़सवार बटालियन थे और एक समृद्ध तोपखाना था, और इस तोपखाना को इलाही बख्श
जो था वो तोपखाना के अध्यक्ष था, और कोर्ट गार्डनर जो थे वो तोपखाने के क्या थे, एक तरह से पुनर्गठन किया था। अब आगे देखेंगे इनके सैनिक में, तो फौजे बेक वाहिद ये अंदर का विभाग था, और इसमें घुड़सवार सैनिक होते थे, इस पे घुड़ चढ़ा हुआ, और एक आपके मिसलदार होते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब सैनिकों का वेतन आप देखेंगे तो सैनिकों को नगद के रूप में दिया जाता था। ठीक है, आप याद रखिए, सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। देते क्वेश्चन दे देगा कि रणजीत सिंह की सैनिक व्यवस्था के बारे में कौन सा एक कथन सही है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वो सैनिक को नगद न देकर जागीर दिया करते थे। नहीं, गलत, वो क्या करते थे, नगद दिया करते थे, पैसे। दूसरा, वो पेंशन की व्यवस्था किए हुए थे। नहीं, पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। पेंशन के कभी कभी क्या होता था, जागीर दे देते थे। ठीक है, और रणजीत सिंह की सेना विभिन्न विदेश जातियों के लिए लगाया गया 40 अफसर कार्यरत करते थे, जिसमें जर्मनी, यूनानी, रशियन, अंग्रेज सभी मिलकर इसमें काम करते थे। ठीक है, और न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें क्या है, प्राचीन न्याय व्यवस्था अपनाया गया था। राज्य में लिखित कानून और दंड व्यवस्था जो था वो एक तरह से अभाव था, जो कि प्राचीन के आधार पर चला था। जो ग्रामीण जनता थे वो स्वयं ही अपने मामलों को देख लिया करती थी। कस्बों और करदार न्यायालय विभाग के कर्मचारी थे, इसमें देख सकते हैं। केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, उसका नाम था अदालत उल अला। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यायपालिका जो थी महाराजा रंजीत सिंह के समय, वो हेड कौन थे, तो अदालत उल अला था। उसके जो प्रधान होते थे स्वयं राजा होते थे। कारागारों को दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। रंजीत सिंह स्वयं न्यायप्रिय थे और न्याय निष्पक्ष किया करते थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको रंजीत सिंह से रिलेटेड, देखिए ये जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा कंपाइल है, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 68 में होने वाले प्रीलिम्स में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्क्स आ रहा है, तो वहाँ से अभी क्वेश्चन छूटने की चांसेस क्या होगा, काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया उसको समराइज करके आपको मैं दे रहा हूँ एज ए पॉइंट वाइज, एक वन लाइनर के तौर पे। जब आपने पढ़ लिया तो वो एनालिटिकल पोर्शन दिया, वहां से क्वेश्चन एनालाइज कर से पूछा जा सकता है, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब वन लाइनर के तौर पे कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया, देखिए मैंने आपको बताया था जमान शाह ने दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है जमान शाह ने राजा की उपाधि कब दी थी, जब लाहौर में तोपखाना फंस गया था, उसको पहुंचाया गया, तो ये एनालिटिकल पोर्शन हो गया। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया, तो अफगान शासन शाह शुजा ने दिया था। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, तो आप याद रखिए 1809 में हुआ था, और अंग्रेजों के साथ हुआ था, और लॉर्ड मिंटो जो थे इनको चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था अपना दूत के रूप में। आप देखिए ये सिंपली क्या फैक्चुअल है, लेकिन अगर एनालिटिकल पूछेगा कि क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप याद रखें फ्रांस और रसिया का स्थल मार्ग से आक्रमण का डर सता रहा था अंग्रेजों को। ठीक है, उसके साथ ही किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों को पराजित होकर 1805 में रंजीत सिंह से शरण मांगी थी, तो जसवंतराव होलकर ने इनसे मांगा था, जो कि मदद नहीं किया था उस समय भी। और इन्होंने साथ ही साथ तृतीय एंग्लो जो मराठा वार है, उस मराठा वार में भी आपके नागपुर के होलकर का मदद नहीं किया था। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्टे से की थी, तो आप लिखेंगे विक्टर जैकोमोट। ठीक है, इन्होंने इनकी तुलना किया था। फौजे खास का गठन किसने किया था, तो इटालियन सेनापति वेंतुरा ने, और फ्रांसीसी सेनापति एलॉर्ड कोट और गार्डनर ने किया था। ठीक है, रंजीत सिंह के विदेश मंत्री और तोपखाने का प्रधान कौन था, तो फकीर अजीजुद्दीन और इलाही बख्श थे। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मन यात्री 1835 में रंजीत सिंह के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था, तो आप देखेंगे वेरन कली वेन हुगल जो थे वो एक जर्मन यात्री, वो रंजीत सिंह के दरबार में आए थे। रंजीत सिंह की भूमि प्रणाली मुख्यतः मुगलों से प्रेरित थी, याद रखें। शेरे पंजाब किसको कहा जाता था, तो रंजीत सिंह को कहा जाते थे। और सिख में कितने मिसलें थी, जिसमें जो रंजीत सिंह 12 वो शुक्र कुचिया मिसले आते थे, और टोटल 12 थे। ठीक है, आप देखते हैं रंजीत सिंह के बाद जो है इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि रंजीत सिंह के बाद की क्या नीति होती है, फिर आपके एंग्लो सिख वार होते हैं, फिर ट्रीटी होती है, उस सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जा सके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कुछ देर के बाद मैं सेकेंड वीडियो भी इस पर लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।